प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से किया एक और वादा पूरा कर दिया है। मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। वैसे देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बात काफी दिनों से चल रही थी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट को हरी झंडी देते हुए सरकार अब इसे शीतकालीन सत्र में बिल के रूप में पेश कर सकती है। वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे को उस समय हवा मिली जब 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि क्या देश में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। फिर उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी। इस दौरान उन्होंने एक देश एक चुनाव पर सभी राजनीतिक दलों की राय मांगी थी। लोकसभा चुनाव 2019 से पहले ही चुनाव आयोग ने कहा था कि इस बार देश में एक साथ चुनाव कराने की संभावना नहीं है। इसके लिए कई कानूनी प्रक्रिया से सरकार को गुजरना होगा। फिर कोरोना महामारी के दौरान ये मुद्दा पूरी तरह से ठंडा पड़ गया था। अब इस दिशा में केंद्र ने बड़ा कदम उठा लिया है। वन नेशन वन इलेक्शन क्या है? देश में पहली बार वन नेशन वन इलेक्शन कब हुआ था? फिर क्यों रोक दिया गया था? इससे देश को कितना फायदा होगा, विस्तार से समझेंगे। नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। आइए सबसे पहले समझते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि भारत में लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा का चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। साथ ही स्थानीय निकायों के चुनाव भी एक ही दिन या एक तय समय सीमा पर कराए जाएं। यानी वोटर सांसद और विधायक चुनने के लिए एक ही दिन एक ही समय पर अपना वोट डाल सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत करते आए हैं। उन्होंने कहा था कि चुनाव सिर्फ 3 या 4 महीने के लिए होने चाहिए, पूरे 5 साल राजनीति नहीं होनी चाहिए। साथ ही चुनाव में खर्च कम होंगे और प्रशासनिक मशीनरी पर बोझ ना बढ़े। कमेटी ने कितने दिन में तैयार की ये रिपोर्ट, वो भी जान लीजिए। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर 2 सितंबर 2023 को एक कमेटी गठित की गई थी। इसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर रहे थे। कमेटी के सदस्यों ने 7 देशों की चुनाव व्यवस्था का अध्ययन किया और स्टेक होल्डर्स एक्सपर्ट से चर्चा की और रिसर्च के बाद 191 दिन में 18,626 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार की गई। कमेटी ने यह रिपोर्ट 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी। रिपोर्ट में सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक कराने का सुझाव दिया गया है। कमेटी ने क्या क्या सुझाव दिए हैं, पॉइंट वाइज समझ लीजिए। पहला, सभी विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाया जाए। दूसरा, पहले चरण में लोकसभा विधानसभा चुनाव और फिर दूसरे चरण में 100 दिन के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। तीसरा, चुनाव आयोग लोकसभा विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर कार्ड आईडी बनाए। चौथा, एक देश में एक चुनाव कराने के लिए उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की जाए। अब आइए जानते हैं कि देश में पहली बार एक साथ चुनाव कब हुआ था। देश में 1 या 2 बार नहीं बल्कि 4 बार लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ हो चुके हैं। आज़ादी के बाद 1951 से 1967 तक देश में लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे। देश में पहला आम चुनाव 1951-1952 में हुआ था। इस दौरान राज्यों में विधानसभा चुनाव भी कराए गए थे। इसके बाद 1957, 1962 और 1967 में भी लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ हुए थे। हालांकि इसके बाद फिर कभी देश में एक साथ चुनाव नहीं हो सके। क्यों लगानी पड़ी थी एक साथ चुनाव होने पर रोक, उसकी वजह भी जान लीजिए। देश में 4 बार एक साथ चुनाव होने के बाद 1967 में इसमें बदलाव आया। दरअसल इस साल हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था। उस समय उत्तर प्रदेश में 423 विधानसभा सीटें थी। कांग्रेस इनमें से 198 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई थी। वहीं किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए 212 विधायकों की जरूरत थी। चुनाव में भारतीय जनसंघ पार्टी 97 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही थी। कांग्रेस ने 37 निर्दलीय विधायकों और कुछ दूसरी पार्टियों के सहयोग से सरकार बना ली। तब सीपी गुप्ता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। चौधरी चरण सिंह के बागी तेवरों के कारण सीपी गुप्ता की सरकार 1 महीने में ही गिर गई। फिर चौधरी चरण सिंह ने भारतीय जनसंघ पार्टी और संयुक्त समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर राज्य में सरकार बना ली। हालांकि ये सरकार गठबंधन में आपसी अनबन के कारण ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई। चौधरी चरण सिंह ने 1 साल बाद ही इस्तीफा दे दिया और विधानसभा भंग होने की सिफारिश कर दी।
धीरे धीरे यही सिलसिला कई दूसरे राज्यों में भी शुरू हो गया। देश में 1967 में एक साथ चुनाव हुए थे। नियमों के मुताबिक अगले आम चुनाव 1972 में होने थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करने में अहम भूमिका निभाई। इससे देश में उनकी लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। ऐसे में इंदिरा गांधी ने समय से पहले 1971 में आम चुनाव कराने का फैसला लिया। इस तरह एक देश एक चुनाव की चल रही व्यवस्था का क्रम टूट गया। इसके अलावा बीच बीच में कई राज्यों में भी सरकारें गिरने के कारण विधानसभा चुनाव होते रहे और व्यवस्था का क्रम टूटता रहा। आखिरी बार 1967 में एक साथ चुनाव के एक दशक बाद 1983 में चुनाव आयोग ने एक बार फिर देश में एक देश एक चुनाव का प्रस्ताव रखा। हालांकि आयोग ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा था कि तत्कालीन सरकार ने इसके खिलाफ फैसला लिया था। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक साथ चुनाव कराने की चर्चा फिर तेज हुई। विधि आयोग ने 1999 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से जुड़ी रिपोर्ट सौंपी। बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र में कहा था कि सभी राज्यों की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक साथ चुनाव कराने की कोशिश की जाएगी। अब आइए जानते हैं वो कौन से देश हैं जहां वन नेशन वन इलेक्शन सिस्टम लागू है। आपको बता दें, दुनिया के कई देशों में एक साथ चुनाव होते हैं। उदाहरण के लिए स्वीडन में हर 4 साल में आम चुनाव के साथ साथ राज्यों जिला परिषदों के चुनाव होते हैं। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में भी आम चुनाव और राज्यों के चुनाव एक साथ होते हैं। इन चुनावों के दौरान वोटर को अलग अलग वोटिंग पेपर भी दिए जाते हैं। दुनिया के बाकी देशों में जैसे ब्राजील, फिलीपींस, बोलीविया, कोलंबिया और गायना जैसे देशों में भी राष्ट्रपति प्रणाली के तहत राष्ट्रपति और विधायी चुनाव एक साथ होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने के क्या फायदे हैं, ये समझने के लिए हमने पॉलिटिकल एक्सपर्ट रविंद्र सिंह शेरौन से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो अभी बहुत शुरुआती दौर में है और जो कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है, उसको एक्सेप्ट किया है। अभी इस पर एक ड्राफ्ट आना बाकी है। जो कानून बनेगा उसका मसौदा आना बाकी है। उस मसौदे को जनता के सामने रखा जाएगा, कैबिनेट की मंजूरी उसको होगी, फिर जनता के सामने उसमें रखा जाता है और उसमें अगर जनता को कुछ कहना है तो उस पर भी जनता अपने सुझाव दे सकती है। उसके बाद वो सदन के पटल पर रखा जाता है, फिर दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा से उसको पारित करवाया जाएगा। क्योंकि ये संविधान संशोधन है तो इसके नियम बाकी जो कानून पारित करने के नियम होते हैं उससे अलग है। अब ये कितना महत्वपूर्ण है, सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि इससे खर्चा बचेगा। एक दूसरा, जो रोज रोज या बार बार जो इलेक्शंस होते हैं उन इलेक्शन से भी हम लोगों को बचाव होगा। कई ऐसी घोषणाएं सरकार की होती हैं जो किसी प्रदेश के विकास से जुड़ी होती हैं, लेकिन जब चुनाव की आचार संहिता लग जाती है तो सरकार उस तरह की घोषणाएं नहीं कर पाती है। विधानसभा चुनाव और एक जो आंकड़ा है उसके हिसाब से देखिए 31 इलेक्शन होते हैं और 5 बरस मानिए अब, तो हर साल 6-7 इलेक्शन हर प्रदेश में, हर देश के अलग अलग विधानसभाओं में होते हैं। एक लोकसभा का चुनाव होता है। ऐसे में सरकार का जो कहना है कि इसका बेनिफिट क्या होगा, सबसे ज्यादा यही है कि खर्चा बचेगा और विकास के कार्यों में गति आएगी और जो पैसा बचेगा उसको विकास के काम में लगाएंगे। सरकार का ये आर्गुमेंट है। रविंद्र सिंह शेरौन ने बताया कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने में क्या क्या चुनौतियां आएंगी। इसको लेकर चुनौतियां बहुत सारी हैं। आज की तारीख में बहुत सारी चुनौतियां हैं और इसके लिए पहली बात तो है कि जो ड्राफ्ट आएगा उस ड्राफ्ट पे लोगों का राय लेंगे। और अभी केवल एक शब्द आया है, वन नेशन वन इलेक्शन। इस पे बहुत सारी दिक्कतें हैं कि अगर केंद्र की सरकार गिर गई, 5 साल नहीं चली, लोकसभा का चुनाव हुआ तो क्या होगा, कोई स्टेट की गवर्नमेंट गिर गई तो क्या होगा। दल बदल जिस तरीके से हो रहा है देश में, उसमें सरकारें इधर से सरकार बन के उधर चली जाती है और कई बार त्रिशंकु विधानसभा आ जाती है। ऐसा देश में हर स्टेट में हुआ है, कई स्टेट्स में हमने देखा है। आयाराम गयाराम की पॉलिटिक्स भी हमने देखी है। सरकारें गिराने का काम हुआ है, सरकारें बनाने का काम हुआ है। तो ऐसी स्थिति में क्या, अभी जैसे हरियाणा का विधानसभा चुनाव हो रहा है, अगर वन नेशन वन इलेक्शन आ गया तो क्या इस विधानसभा को भंग कर दिया जाएगा। ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब चुनौती के तौर पर आ रहा है और सरकार को ज़रूरत है इन पर जवाब देने की या इन पर क्लियर एक रुख अपना बताने की कि इनका क्या इलाज किया जाएगा। साथ ही जो पैसे की बात की जा रही है उस पर भी कोई डिटेल्ड एनालिसिस अभी तक आधिकारिक तौर पर नहीं किया गया है कि कितना पैसा बचेगा और उसका कितना लाभ हो पाएगा।
तो बहुत सारी चुनौतियां हैं और विपक्ष की तरफ से तो खैर है ही है, जनता की तरफ से भी बहुत सारे सवाल हैं। और एक बैरोमीटर की तरह हम लोग इसको देखते हैं कि अगर किसी पार्टी से, हुकूमत से लोग नाराज हैं, तो अगर केंद्र में कोई सरकार है उससे नाराज हैं, तो स्टेट्स में उसके खिलाफ मतदान करके, उसकी नीतियों के खिलाफ मतदान करके उस सरकार को या उस पार्टी को जगाने की कोशिश की जाती है, यहाँ तक कि बाई इलेक्शन में जगाने की कोशिश की जाती है। तो इसको बहुत सारी चुनौतियां हैं। अभी उन चुनौतियों के पैरामीटर से इस पॉलिसी को निकलना पड़ेगा और उसके बाद ही हम लोग ये कह पाएंगे कि इसका कितना लाभ होगा। क्षेत्रीय दल इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह भी रविंद्र सिंह ने बताई। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, जो क्षेत्रीय दल हैं, जो छोटे दल हैं, जिनका प्रभाव केवल एक स्टेट में है या एक स्टेट के भी कुछ हिस्से में है, इन पार्टियों को सबसे ज्यादा दिक्कत है अगर इस तरह का इलेक्शन होता है तो। क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है और पिछले कुछ दिनों से तो कि लोकसभा का जब चुनाव होता है तो इन पार्टीज को लोगों का वोट कम मिलता है, विधानसभाओं में इनको थोड़ा सा ज्यादा वोट मिल जाता है, कुछ सीट्स भी विधानसभा में मिल जाती है और ये क्षेत्रीय मुद्दे ही उठाती हैं। ऐसे में अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो इन पार्टीज के लिए इलेक्शन लड़ना उतना मुश्किल होगा। दूसरा, जो संविधान है, संविधान के में इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब यही है कि हर स्टेट जो है उसकी अपनी खुद मुख्तारी है, उसके पास अपने इख्तियारात हैं और यूनियन गवर्नमेंट के तहत है, लेकिन वो खुद अपना एक इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है, वहाँ के सरकार को लोग चुन सकते हैं। तो उस पर भी इसका असर पड़ेगा और इसीलिए जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको भी रीजनल पार्टीज को लगता है कि उसको इस बात से दिक्कत होगी अगर एक साथ चुनाव किए जाएंगे तो। और असली सवाल यही है कि अगर सरकारें गिर गई तो क्या होगा। ऐसा पहले हुआ है और केंद्र सरकार ही गिर गई तो क्या सभी राज्यों के चुनाव दोबारा कराए जाएंगे। ये कुछ एक मसले हैं जिनका समाधान की जरूरत है और रीजनल पार्टीज जो हैं उनको अपना अस्तित्व, उनका जो अपना अस्तित्व होता है वो विधानसभा चुनाव में ही दिखाने की जरूरत होती है। अब वन नेशन वन इलेक्शन में ये नहीं पता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे क्या, क्योंकि ये तो संभव नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में तो विधायक वोट डालते हैं, सांसद वोट डालते हैं, उनका क्या किया जाएगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य वोट डालते हैं और राज्यसभा के सदस्यों को चुनने के लिए विधायक वोट डालते हैं। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनका अभी समाधान करने की जरूरत है, जिन पर अभी और क्लियरिटी की जरूरत है। अब सवाल ये भी है, क्या लोकसभा सीटों की संख्या 750 होगी। आपको बता दूं, देश में अभी 543 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होता है। साल 2029 में होने वाले चुनाव से पहले जनगणना होती है तो परिसीमन भी होगा। देश या राज्य में लोकसभा विधानसभा सीटों की सीमा तय करने की क्रिया या प्रक्रिया को परिसीमन कहते हैं। इसका उद्देश्य जनसंख्या में हो रहे बदलाव के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र की संख्या को संतुलित करना है, ताकि प्रत्येक लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र में एक समान संख्या में मतदाता हों। ऐसे में चर्चा ये भी है कि साल 2029 में होने वाला लोकसभा चुनाव परिसीमन के बाद 543 की बजाय 750 सीटों पर होगा। इनमें से नारी शक्ति वंदना अधिनियम के मुताबिक 1/3 सीटें महिला के लिए आरक्षित होंगी। हालांकि लोकसभा सीटों को बढ़ाने के लिए दक्षिण के राज्य इसका विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि अगर समान जनसंख्या के आधार पर परिसीमन के बाद लोकसभा सीटों पर निर्धारण होता है तो लोकसभा में दक्षिण के राज्यों का प्रतिनिधित्व गिर सकता है, जिस कारण वे विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के राज्यों की तुलना में दक्षिण भारत के राज्यों में जनसंख्या की बढ़ोतरी में कमी हुई है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।